Good morning. I welcome you all on an Academy, India's largest learning platform. Today, we are going to study about exercise physiology. Before starting the topic, thoda sa introduction part. Myself, Dr. Nidhi. I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I am teaching you physiology and guys, physiology का काफी अच्छा वेटेज है नीट पीजी एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो हर साल 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर कम इन आवर एग्जामिनेशन यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट है. So everyone clear the concept so that you can score more in your examination and you will be able to achieve your target with good rank. अनअकैडमी ऐप पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे. माई पेज इज unacademy.com/@kgmc. ये पेज है मेरा, फॉलो कर लीजिए ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे. This is my referral code Dr. Nidhi. If you want to join any paid course, use this referral code to get instant 10% discount. पेड कोर्स भी लिया है जिसको ज्वाइन कर सकते हो आप. काफी सारे स्पेशल क्लासेस लिए हैं, सो एनी टाइम यू कैन रिवाइज द टॉपिक. अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की. फर्स्ट कमिंग टू द प्लस सब्सक्रिप्शन. व्हेन यू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन यू आर एबल टू अटेंड डेली लाइव क्लासेस. इट इज लाइक अ क्लासरूम एक्सपीरियंस जहां आप अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट को लाइव सेशन में ही क्लियर कर सकते हो. वेरियस लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेस आर देयर. फ्रॉम दैट यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन. काफी सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, बैच कोर्स, कैप्सूल कोर्स, रैपिड रिवीजन कोर्स. ऑल दीज आर बूस्टर सेशन जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बूस्ट करेंगे. तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. All the classes are structured according to your upcoming NEET PG examination. So if you take the subscription, you will be surely benefited. Now coming to the newly launched Iconic subscription, जहां आपको दो प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है. फर्स्ट इज अनअकैडमी, सेकंड इज द प्रेप लैडर. तो अनअकैडमी के आपको सारे प्लस बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं. Along with that, you get access for the prep ladder. In this, you can access the video lecture of prep ladder. You can access question bank 2.0. You can access rapid revision course, and you will also be provided with handwritten notes. So if you want to access prep ladder also, go for the Iconic subscription, everybody. अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की. तो Iconic subscription 1 year से स्टार्ट होता है. 1 year fee is 55,000. 18-month fee is 66,000. 24-month fee is 77,000. 36-month fee is 92,000. When you apply my referral code out here, आपको instant 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. मेरा रेफरल कोड है डॉक्टर निधि. 1 ईयर की फीस रिड्यूस हो जाएगी, टीचर्स टू 49,500. 18 मंथ की फीस हो जाएगी 59,400. 2 ईयर की फीस हो जाएगी 69,300 एंड 36 मंथ की फीस हो जाएगी 82,800. तो आपके लिए और भी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा. सो डू यूज द रेफरल कोड एवरीबॉडी. अब बात कर लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की. तो ये आपको लोअर ड्यूरेशन के लिए भी अवेलेबल है, लाइक 1 month, 3 months, 6 months. So as per your requirement, आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. But those who are planning to give examination next year, I will suggest go for 1 year duration, जिसमें आप अपना सारा टॉपिक कवर कर सकते हैं. Those who are in final year, go for the 2 year duration, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो ज्यादा रिवाइज कर सकोगे एंड ज्यादा से ज्यादा रिविजन ही आपको सक्सेस के थ्रू ले जाता है. Those who are in first year, second year, maximum duration का लें. अब तो 4 year का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है. बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस है, सर्च कर लीजिएगा. 4 year का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं. Those who are in first year, second year. 1 month की फीस है 5,000. 3 month की फीस है 12,500. 6 month की फीस है 22,500. 1 year की फीस है 27,500. 18 month की फीस है 32,500. 2 year की फीस है 40,000 एंड 3 year की फीस है 50,000. आउट हेयर ऑल्सो व्हेन यू अप्लाई माय रेफरल कोड, आपको यहाँ पे भी इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. 1 month की फीस रिड्यूस हो जाएगी टीचर्स टू 4,500. 3 month की फीस हो जाएगी 11,250. 6 month की फीस हो जाएगी 20,250. 1 year की फीस हो जाएगी सिर्फ 24,750. 18 month की फीस हो जाएगी 29,250. 2 year की फीस हो जाएगी 36,000 और 36 month की फीस हो जाएगी सिर्फ 45,000. तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. तो आप अपनी सब्सक्रिप्शन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. चलो लास्टली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए नीट फिजियोलॉजी पेज को. दिस इज माय पेज ऑन टेलीग्राम और यू कैन सर्च अनअकैडमी फिजियोलॉजी. यहाँ पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. जितने भी सेशन होंगे उसके लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे. स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी. क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है हमारी बॉडी में
डिफरेंट ऑर्गन्स के लेवल पे ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, उसको हम कवर करेंगे। पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो बेसिकली एक्सरसाइज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज आइसोटोनिक एक्सरसाइज विच इज आल्सो नोन एज डायनामिक एक्सरसाइज। सेकेंड वन इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। Isotonic, as the name says, is tonicity remains same. Yani out here, what happened? The tension remains same. The tension in the muscle generated will remain constant, while only the length of muscle change. ठीक है, नाम से क्लियर हो जाएगा। आइसोटोनिक यानी टेंशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, लेंथ ऑफ मसल चेंज करेगी। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, तो ट्रेडमिल पे जब रन करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है? Length of muscle change होती है, but tension in the muscle remains same. So this type of exercise is known as isotonic or dynamic exercise. ठीक, next type of exercise है, that is isometric exercise, or you can say static exercise. ठीक है, यहाँ पे characteristic feature क्या मिलेगा? यहाँ पे isometric, as the name suggests, length remains same. तो यहाँ पे length of muscle remains same. ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा? टेंशन जो जनरेट होता है मसल में, दैट विल इंक्रीज। इसका एग्जांपल लेते हैं, वी आर ट्राइंग टू पुश अ वॉल, ठीक है, या फिर वी आर ट्राइंग टू लिफ्ट अ वेरी हेवी वेट विच इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। तो उस केस में क्या होगा? हमारा जो टेंशन जनरेट होगा वो तो इंक्रीज होगा, बट लेंथ ऑफ मसल रिमेन सेम, बिकॉज एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन आउट हियर। ठीक है, जब हम वॉल को पुश कर रहे हैं, वॉल पुश नहीं होगी, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा? लेंथ ऑफ मसल सेम रहेगी, टेंशन इंक्रीज होगा। सो दिस इज द बेसिकली टू कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल आइसोटोनिक एक्सरसाइज का वेट लिफ्टिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का व्हेन वी आर ट्राइंग टू lift a weight and but the weight is beyond our capacity, so there is no movement. So this type of exercise is known as isometric exercise. ठीक है, क्लियर हो? अब इसी बेसिस पे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम पढ़ेंगे अपने बॉडी में। अब पहले बात करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक्सरसाइजिंग मसल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फर्स्ट सिस्टम हमारी बॉडी में जो वर्क करता है, दैट इज फॉस्फोक्रेटिनिन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? क्रेटिनिन फॉस्फेट ब्रेक डाउन करता है एंड इट प्रोवाइड एनर्जी। एंड ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है क्रेटिनिन फॉस्फेट, this energy release is very much high as compared to ATP, और ये ना 8 to 10 सेकेंड तक हमारी एक्सरसाइजिंग मसल को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कब यूजफुल है? शॉर्ट बर्स्ट ऑफ मसल पावर, जैसे कि स्प्रिंटिंग, शॉर्ट रन, शॉर्ट डिस्टेंस रन लाइक 100 मीटर रन, उस समय ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज फॉस्फोक्रेटिनिन सिस्टम। ओनली 8 to 10 सेकेंड यानी शॉर्ट बर्स्ट ऑफ मसल पावर में ये हेल्पफुल होगा, फॉस्फोक्रेटिनिन सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम हमारी बॉडी में जो वर्क करता है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस लैक्टिक एसिड सिस्टम। ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट एनर्जी लास्ट फॉर 1.5 मिनट। ठीक, सी ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगा to the glucose anaerobic respiration के through and ATP will be generated. As the respiration is anaerobic, हमारा क्या होता है? lactic acid produce होता है, and that accumulation of this lactic acid is responsible for fatigue. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा था फॉस्फोक्रेटिनिन सिस्टम, नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस लैक्टिक एसिड सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस होगी और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, दैट विल रिजल्ट इनटू फटीग सिचुएशन। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम यानी जो मेटाबॉलिज्म होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज और फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ATP इज सिंथेसाइज्ड आउट है, एंड ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज लाइक एंड्योरेंस टाइप एक्टिविटीज में एनर्जी हमारे मसल को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबॉडी? द एनर्जी सिस्टम, कौन कौन से एनर्जी सिस्टम हमारे बॉडी में वो कर रहा है? फॉस्फोक्रेटिनिन सिस्टम 8 to 10 सेकेंड तक के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो शॉर्ट स्प्रिंटिंग की बात कर ले, शॉर्ट मसल पावर की बात कर ले, उस समय वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस लैक्टिक एसिड सिस्टम। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा, ATP विल बी जनरेटेड
and due to accumulation of lactic acid there will be fatigue situation. Next, energy is provided by aerobic system. Aerobic system yani metabolism in the presence of oxygen hoga and ATP will be synthesized, and this provide energy for prolonged activities. So these are the energy sources for our exercising muscle. Clear everybody? अब आते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहा है. तो फर्स्ट चेंज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ब्लड फ्लो, कि स्केलेटल मसल में ब्लड फ्लो में क्या चेंजेस होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. तो पहले हम रेस्टिंग कंडीशन की बात करते हैं. तो रेस्टिंग स्टेट में स्केलेटल मसल में जो ब्लड फ्लो होता है दैट इज 2 to 4 ml per 100 gram of a muscle per minute. So this is under the normal resting situation. और ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, ये 20 फोल्ड्स इंक्रीज कर सकता है. सो इट कैन रीच अप टू 80 ml or 100 gram per minute. ठीक है. रेस्टिंग स्टेट में it is 2 to 4 ml per 100 gram per minute. During exercise it can reach to 20 folds, that is 80 ml per 100 gram per minute. ठीक. अब एक टर्म आता है साइकिक स्टिमुलेशन. ठीक है. इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज, हम जब एक्सरसाइज के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, तो उसी समय हमारा ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू साइक्लिक स्टिमुलेशन. ठीक है, याद रहेगा. ब्लड फ्लो इंक्रीजेस इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज. बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज जैसे ही हम सोचते हैं कि हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज, ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल इंक्रीजेस एंड दिस इज ड्यू टू साइक्लिक स्टिमुलेशन. अब आते हैं मेजर कॉजेस क्या क्या हैं हमारे ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के. जो ब्लड फ्लो 20 फोल्ड इंक्रीज हो रहा है, व्हाई इट इज सो? क्योंकि इंट्रामस्कुलर डायलेशन होगा. इंट्रामस्कुलर में जो वेसल्स हैं दैट वेसोडाइलेट. ठीक है. तो 50% जो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है दैट इज ड्यू टू इंट्रामस्कुलर वेसोडाइलेशन. क्या होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्या होगा, हमारा जो भी स्टोर्ड प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उसकी क्या होगी, मेटाबॉलिज्म होगी. And due to the metabolism there is formation of end product like hydrogen ion, potassium ion and lactate. And these all ions, these all end products, what does it do? It causes dilation of arterioles and precapillary sphincter. And dilation हो गया, vasodilation हो गया, तो क्या हो जाएगा, blood flow increase हो जाएगा. So this is the first and most important region of increased blood flow during exercise. ठीक है. तो एक्सरसाइज के केस में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड लैक्टेट आयन, एंड दैट कॉजेस डायलेशन ऑफ आर्टेरियोल्स एंड प्रीकैपिलरी स्फिंक्टर रिलैक्स करेगी. ठीक है. एंड इट कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ प्रीकैपिलरी स्फिंक्टर, एंड जैसे रिलैक्स करेगा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा. ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज. नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट रीजन है मॉडरेट इंक्रीज इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड फ्लो. ठीक है. एड्रेनर्जिक सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्शन, एड्रेनर्जिक सिस्टम हमारा स्टिमुलेट होता है, कोलिनर्जिक सिस्टम हमारा स्टिमुलेट होता है, एंड दे आल्सो कॉजेस वेसोडाइलेशन. ठीक, क्लियर हुआ. तो कौन कौन से एस्पेक्ट है क्लियर है, किस वजह से हमारा स्केलेटल मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है. एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर? जल्दी जल्दी देखो. तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि ब्लड फ्लो क्यों इंक्रीज हो रहा है. अब हम आते हैं कि कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या क्या हमारी बॉडी में होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी दैट देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी सम एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है एंड सम एरिया में ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है. फर्स्ट कमिंग टू द दोज एरिया जहां पे ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है,
ब्लड फ्लो टू द किडनी डिक्रीजेस, ब्लड फ्लो टू द स्प्लैंकिंग सर्कुलेशन यानी स्प्लीन में जो सर्कुलेशन जा रहा है दैट आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। और कहाँ इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो? हमारा स्केलेटल मसल में अभी हमने पढ़ा 20 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो वर्किंग मसल की अगर बात करते हैं तो वर्किंग मसल 71% ऑफ कार्डियक आउटपुट रिसीव करता है, बहुत हाई अमाउंट में वर्किंग मसल में हमारा ब्लड फ्लो जा रहा है, ठीक है। स्किन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, स्किन में क्यों इंक्रीज होता है? ताकि जो हीट जनरेट हो रहा है वो डिसिपेट हो सके। हार्ट में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इट इज अप्रॉक्स 4 टाइम्स टू द नॉर्मल। सो इस इन एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ठीक। अब आते हैं सम एरिया में ब्लड फ्लो इज मेंटेन, इट इज मेंटेन्ड इन सेरेब्रल सर्कुलेशन। एनीबॉडी व्हाई इट इज मेंटेन्ड इन सेरेब्रल सर्कुलेशन? बिकॉज वी हैव टाइट ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। और है ना जो हमने भी पढ़ा मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट बन रहा था दैट इज potassium ion, hydrogen ion, lactate, all these cannot cross the blood-brain barrier. So as they cannot cross the blood-brain barrier, they cannot cause vasodilation in the cerebral circulation. So that's why it is auto-regulated in the cerebral. ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड फ्लो का रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट रेस्टिंग स्टेट में कितना होता है हमारा? 5 लीटर पर मिनट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट कैन रीच अप टू 30 लीटर पर मिनट, ठीक है। क्लियर हो? अब इसको डिस्कस करेंगे कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। किस लेवल तक होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक और टर्म है द हार्ट रेट इंक्रीजेस इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज ऑन जस्ट थिंकिंग ऑफ एक्सरसाइज हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एंटीसिपेटरी टैकीकार्डिया, ठीक है। एंड दिस इज ड्यू टू प्रोप्रियोसेप्टर प्रेजेंट इन आवर जॉइंट्स, ठीक है। यानी इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज हमारा ब्लड फ्लो टू द मसल इंक्रीज होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है एंड दिस इंक्रीज इन हार्ट रेट इवन बिफोर द एक्सरसाइज इज नोन एज एंटीसिपेटरी टैकीकार्डिया, ठीक है। एंड इट इज ड्यू टू प्रोप्रियोसेप्टर प्रेजेंट इन अ जॉइंट, ठीक। इस पे काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं तो याद रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी, एंटीसिपेटरी टैकीकार्डिया इज ड्यू टू प्रोप्रियोसेप्टर प्रेजेंट इन जॉइंट्स। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, हमारा जो कार्डियक आउटपुट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। हमारा नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में, तो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर पर मिनट and during exercise it can reach up to 30 liter per minute, ठीक। तो कार्डियक आउटपुट किस वजह से इंक्रीज होता है? इनिशियली क्या होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, ठीक। जैसे हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पुश्ड बाय आवर वेंट्रिकल इनटू द aorta will be increased and that result in increase in cardiac output, but there is a limit, जितना वीनस रिटर्न आएगा उसी के रेसिप्रोकल में हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हो सकता है। सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द स्ट्रोक वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट एंड कब कांस्टेंट हो जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम? हमारा 15 लीटर पर मिनट जब कार्डियक आउटपुट रीच कर जाता है, यानी 50% ऑफ हाईएस्ट अचीविंग कार्डियक आउटपुट तक जब पहुंच जाएगा, दैट इज 15 लीटर तक जब हमारा
कार्डियक आउटपुट पहुंच जाता है, वहां पे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। फर्दर जो भी कार्डियक आउटपुट में इंक्रीज होगा, दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, so this is the graph for the stroke volume. Initially the stroke volume increases, and at 15 liter per minute the stroke volume become constant, and this increase in cardiac output is only and only due to increase in heart rate after that period. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कार्डियक आउटपुट में क्या चेंजेस होता है, क्यों चेंजेस होता है, किस किस पैरामीटर का चेंजेस होता है। क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? चलो फर्दर प्रोसीड करते हैं। दिस इज द डायग्राम। हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर पर मिनट, एंड इन एक्सरसाइज इट कैन रीच अप टू 30 लीटर पर मिनट। ठीक है, एंड डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट ऑर्गन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। सम ऑर्गन में हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, सम ऑर्गन में हमारा ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है। तो कहाँ डिक्रीज होता है? डिक्रीज ब्लड फ्लो किस किस ऑर्गन में होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, जल्दी जल्दी बताओ। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी एंड स्प्लीन। ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल, स्किन, ठीक है, एंड ऑटो रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड कहाँ होता है? हमारा सेरेब्रल सर्कुलेशन में। ठीक है, हार्ट में भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। तो इस तरह हमारा बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। चल अब आते हैं, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर चेंजेस अकर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। तो इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में क्या चेंज होता है, एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या चेंज होता है। आइसोटोनिक, एज द नेम सजेस्ट, टेंशन आउट हियर विल रिमेन सेम while the length of muscle will change. ठीक है, लेंथ ऑफ मसल चेंज करेगा एंड टेंशन विल रिमेन सेम। क्लियर? इसमें वेट लिफ्टिंग आ रहा था, याद है? अब इस सिचुएशन में हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर में क्या चेंज होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लैटर ऑन डिक्रीजेस। व्हाई इट अकर्स? देखो, क्योंकि हमारा जैसे ही लोकल एक्यूमुलेशन होता है पोटेशियम का, हाइड्रोजन का, लैक्टेट का, these all are vasodilator, so that causes relaxation of blood vessel. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? vasodilation की वजह से peripheral resistance will decrease, and we all know diastolic blood pressure is directly proportional to the total peripheral resistance. ठीक है, so diastolic blood pressure क्या होगा? Decrease होगा, क्योंकि total peripheral resistance is decreasing due to vasodilation. So that's why in isotonic exercise systolic blood pressure increase होता है, diastolic blood pressure decreases in the latter stage. ठीक, clear? Everybody, is this clear? Coming to the next situation, isometric exercise. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हमारी बॉडी में क्या चेंज होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। सी व्हाट हैपन, सस्टेन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। आइसोमेट्रिक है यानी हमारा लेंथ ऑफ मसल विल रिमेन सेम। ठीक है, while tension developed in muscle will increase. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सस्टेन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, एंड ड्यू टू सस्टेन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हाट विल हैपन to the arteriole? Arteriole get constricted due to the sustained muscular contraction, and due to that क्या होगा? Total peripheral resistance increase हो जाएगा, and peripheral resistance increase हुआ। अभी just हमने पढ़ा diastolic blood pressure is directly proportional to the total peripheral resistance. As peripheral resistance is increased, diastolic blood pressure is also increasing. So out here diastolic blood pressure increase होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या समरी आई हमारे पास कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज होगा
During isotonic exercise, systolic blood pressure increases, diastolic blood pressure decreases later on. क्यों होता है? क्योंकि accumulation of metabolites होता है, that causes vasodilation, and due to vasodilation क्या होगा? हमारा blood pressure decrease हो जाएगा क्योंकि peripheral resistance decrease हो गया. And अभी हमने पढ़ा isometric exercise. Isometric exercise में क्या होता है? Systolic blood pressure out here also increases, but the diastolic blood pressure also increases in isometric exercise. क्यों? क्योंकि isometric है, tension will increase, sustained muscular contraction होगा यहाँ पे, and due to sustained muscular contraction, arteriole क्या होंगे? Constrict होंगे. Constriction की वजह से total peripheral resistance increase होता है. That's why diastolic blood pressure will increase. So this is the summary जो आपको याद रखना है कि ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं. ठीक, क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब आते हैं आफ्टर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काफी चेंजेस होते हैं. तो व्हाट ऑल आर द रेस्पिरेटरी चेंजेस दैट अकर इन आवर बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज? सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट है देयर इज इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन, या रेस्पिरेटरी रेट हमारा उस समय क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे भी एक टर्म है, अभी हमने पढ़ा था एंटीसिपेटरी टैकीकार्डिया. वी हैव वन मोर टर्म आउट हियर, एंटीसिपेटरी टैकीपिनिया. Rate of respiratory system increases even before the start of exercise. That is just before thinking, just because of thinking of exercise. ठीक है, ये भी responsible क्यों है? Proprioceptors in joint is due to this. हमारा anticipatory tachypnea will be seen. अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया तो वेंटिलेशन हमारा इंक्रीज हो गया, एंड ड्यू टू इंक्रीज वेंटिलेशन क्या होगा? ऑक्सीजन कमिंग इन आवर लंग विल इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट फ्रॉम आवर लंग विल decrease, will also increase. So amount of oxygen entering the blood will increase, amount of carbon dioxide removed from the blood will also increase. So this is the summary. Increase in ventilation से क्या होगा? ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होता है, कार्डियक कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज. ठीक है, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि मॉडरेट एक्सरसाइज तक, कहां तक? मॉडरेट ग्रेड ऑफ एक्सरसाइज तक हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, partial pressure of carbon dioxide and hydrogen ion concentration remain normal. ठीक है, मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड ऑफ एक्सरसाइज तक partial pressure of oxygen, carbon dioxide partial pressure and hydrogen ion concentration remain same due to increase in pulmonary ventilation. ठीक है, तो देखना बिल्कुल ध्यान से, दिस इज द डायग्राम. माइल्ड से मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं, during mild exercise or moderate exercise, partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide and hydrogen ion concentration remain same, remain normal due to increase in ventilation. And ventilation increase होगा तो क्या होगा? Increase in oxygen going to our lung and increase in carbon dioxide washout will be there, and due to that क्या होगा? हमारा partial pressure of oxygen, carbon dioxide and hydrogen ion concentration remain normal. ठीक है, जब भी ये तीनों पैरामीटर नॉर्मल है, यानी हमारा जो रिसेप्टर्स है कीमो रिसेप्टर, इधर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, दैट विल नॉट बी स्टिमुलेटेड. ठीक, क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? चल अब बात करते हैं वेंटिलेशन जो इंक्रीज होता है वो 3 फेजेस में होता है. वी हैव फेज 1. फेज 1 में जो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है दैट इज एब्रप्ट इंक्रीज. ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज हाइपर एपनिया. ठीक, एंड इट इज ड्यू टू न्यूरल रिस्पॉन्स. इसमें साइकिक स्टिमुलेशन भी काम करता है और हमारा प्रोप्रियोसेप्टर भी काम करता है. तो in phase 1 there is abrupt increase in ventilation or respiratory rate. In phase 2 there is gradual increase in respiratory rate.
एंड फेज 1 किसकी वजह से हो रहा था? न्यूरल रिस्पॉन्स की वजह से रहा था. फेज 2 इज ड्यू टू इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, हमारे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारे बॉडी में क्या होगा? मसल में पोटेशियम, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन होगा. ड्यू टू एक्सरसाइज क्या होगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, एंड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन हमारा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, H plus ion will be produced, and this H plus will stimulate our chemoreceptor, and chemoreceptor stimulate होगा, respiratory rate will increase. ठीक है, तो abrupt increase is due to neural response, and second phase, that is gradual increase, is due to increased body temperature, and increased accumulation of hydrogen ion lead to the stimulation of our chemoreceptors, that will increase the ventilation. ठीक है, क्लियर हो? फेज 1 में क्यों इंक्रीज हो रहा है रेस्पिरेटरी, एंड फेज 2 में क्यों हो रहा है? एवरीबडी, इज दिस क्लियर? चलो, दिस इज द डायग्राम जो आपको याद रखना है. दिस इज ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन. This is the phase 1 during exercise. This is phase 2, and this is phase 3. Phase 1, in phase 1 we have abrupt increase in respiratory rate. In phase 2 there is gradual increase in respiratory rate. In phase 3 respiratory rate become constant. ठीक है, phase 1 क्यों हो रहा है? It is due to neural response. Phase 2 is due to increased body temperature and increased accumulation of hydrogen ion. ठीक, सो ये हमारा रेस्पिरेटरी रेट इस तरह से इंक्रीज होता है, और यू कैन से वेंटिलेशन हमारा इंक्रीज होता है. फेज 1 में एब्रप्ट इंक्रीज होता है, फेज 2 में देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज, एंड इन फेज 3 द रेस्पिरेटरी रेट बिकम कांस्टेंट. ठीक, अब एक टर्म और आता है, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीजन अपटेक. तो इसके लिए पहले रेस्टिंग में देखते हैं कि रेस्टिंग स्टेट में ऑक्सीजन अपटेक लंग कितना करता है? दैट इज 250 ml per minute. दिस इज अनदर रेस्टिंग स्टेट. ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा लंग कितना ऑक्सीजन अपटेक करता है? दैट इज 4 लीटर पर मिनट. ठीक है, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया. 250 ml per minute is the resting oxygen uptake, and during exercise it can reach up to 4 liter per minute. देखना कैसे कैसे ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होता है. एट द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है? ऑक्सीजन जो कंजम्पशन होता है वो हमारा स्टोरेज साइड से होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक ऑक्सीजन डेप्ट फॉर्म होता है, एंड दैट इज रीपेड लेटर ऑन. कैसे रीपेड होता है? एंड ऑफ एक्सरसाइज में आफ्टर द वी स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज क्या होता है? ऑक्सीजन कंजम्पशन स्टिल मोर होता है. ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय लंग इज इवन मोर after the termination of exercise, and this is to pay this oxygen debt occurred during the start of exercise. ठीक है, तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज एक्सेसिव पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन. ठीक है, पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन भी एक्सेस होता है टू replenish that oxygen debt occurred during the start of exercise. See, this is the diagram. Start of exercise में हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, एंड दिस ऑक्सीजन इज पेड बाय द ऑक्सीजन स्टोरेज, एंड दिस लीड टू द ऑक्सीजन डेफिशिट. ठीक है, तो आफ्टर द एंड ऑफ एक्सरसाइज भी हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या होता है? इंक्रीज होता है. बिल्कुल एब्रप्टली जीरो नहीं हो रहा है, ये फर्दर इंक्रीज्ड है. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीजेस टू द नॉर्मल, and this is known as excessive post exercise oxygen consumption, and this is for this oxygen deficit. To repay this oxygen deficit there is excessive post exercise oxygen consumption. ठीक है, क्लियर हुआ? everybody, is this clear? oxygen consumption से regarding point.
Everybody, is this clear? चलो नेक्स्ट आते हैं ओडीसी कर्व। एक्सरसाइज में क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई है तो वी हैव टू टर्म, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के देयर शुड बी अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। एंड अनलोडिंग कब होता है, जब हमारा ओडीसी कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक, तो ओडीसी कर्व हमारा कहाँ शिफ्ट करेगा, राइट को, टू रिलीज द ऑक्सीजन और टू अनलोड द ऑक्सीजन। ठीक है, सी दिस इज आवर नॉर्मल कर्व, नॉर्मल ओडीसी कर्व, एंड दिस इज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या हुआ, हमारा ओडीसी कर्व राइट को शिफ्ट हो गया। क्लियर? इसको एक तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, एंड दीज ऑल कॉजेस राइट शिफ्ट ऑफ ओडीसी कर्व। 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का एक्यूमुलेशन होगा आफ्टर एक्सरसाइज, एंड ऑल दीज फैक्टर क्या करता है, ओडीसी कर्व को राइट शिफ्ट कराता है। तो क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा चेंज हुआ कि पहले तो हमारा बिनेट वेंटिलेशन और वेंटिलेशन इंक्रीज हो गया। सेकेंड फैक्टर है देयर इज इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द लंग। नेक्स्ट इज ओडीसी कर्व जो है हमारा वो राइट को शिफ्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे टॉपिक ओवर होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट करें, यहाँ तक क्लियर है? एवरीबडी जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, यहाँ तक क्लियर है? कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या क्या होते हैं, एंड ब्लड फ्लो में क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन फिजियोलॉजिकल लिमिट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, in systolic volume remain unchanged, in systolic volume first decreases then increases. Chalo, everybody answer this question. During exercise in physiological limit, what is the effect on in systolic volume? जल्दी नहीं आंसर कीजिए। सी, एक्सरसाइज के टाइम में क्या होता है, इनिशियली हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होता है, टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम दैट रिमेन आफ्टर द सिस्टोल विल डिक्रीज, सो द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विल डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, blood supplied during exercise is increased in cutaneous circulation, hepatosplanchnic circulation, renal circulation, coronary circulation. Chalo, everybody answer this question. This question contains multiple answers, so everybody answer in the comment section. Blood supplied during exercise is increased in.
Everybody answer in comment section. देखो ब्लड सप्लाई कहाँ इंक्रीज होता है? रीनल सर्कुलेशन थ्रू हमारा cutaneous circulation. Blood supply to the skin also increases to dissipate the heat generated due to the exercise. हमारा blood supply to the heart also increases, and hepatosplanchnic circulation remain constant. Sorry, decreases. ठीक है, so answer is A, C and D. Clear? चलो, coming to the next question. What is the effect of moderate exercise on cerebral blood flow? ठीक है, doesn't change, increases, decreases, initially decreases, then increases. What is the effect of moderate exercise on cerebral blood flow? Everybody answer this question. Cerebral blood flow में क्या effect होता है? Moderate exercise का. देखो अभी हमने पढ़ा था ब्लड फ्लो कहाँ इंक्रीज होता है? हार्ट में इंक्रीज होता है, स्किन में इंक्रीज होता है, ठीक, एंड आवर स्केलेटल मसल में इंक्रीज होता है. डिक्रीज कहाँ होता है? स्प्लीन में, लिवर में ब्लड फ्लो डिक्रीजेस. ठीक है, एंड इन cerebral blood flow is auto regulated. It is maintained, not increases. It is maintained. क्यों मेंटेन होता है? क्योंकि हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है दैट इज अ टाइट बैरियर, एंड उसको हमारा हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, लैक्टेट, ऑल दीज कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, इट विल नॉट कॉज वेसोडाइलेशन. So the blood flow in the cerebral circulation will remain constant. So answer is A. Clear everybody? Chalo, coming to the next question. In moderate exercise, the respiratory rate is increased due to. ठीक है, moderate exercise की बात कर रहे हैं. Moderate exercise में respiratory rate is increased due to. Option A, proprioceptor present in joint. Option B, decreased partial pressure of carbon dioxide in arterial blood. Option C, increase in carbon dioxide in arterial blood. Option D, J, receptor stimulation. ठीक है, चलो everybody answer this question. काफी अच्छा क्वेश्चन है. In moderate exercise, the respiratory rate is increased due to. Everybody answer this question. मॉडरेट एक्सरसाइज में रेस्पिरेटरी रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? Everybody answer this question. See, no, answer is A. एक्सरसाइज, जब भी हम माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज की बात करते हैं, माइल्ड या मॉडरेट एक्सरसाइज, तो एक स्टेटमेंट आज के सेशन में मैंने बताया था कि माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन concentration remain constant. So that's why there is no stimulation of any chemoreceptors. This increase in ventilation is due to proprioceptor neural response, proprioceptor present in our joint, that senses and that increases the respiratory rate. ठीक है, so answer is A. अगर क्वेश्चन में सीवियर स्टिमुलेशन, सीवियर एक्सरसाइज की बात करते तो सीवियर एक्सरसाइज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा एंड दैट विल कॉज stimulation of chemoreceptor, and that causes increase in respiratory rate. But it is asking about mild to moderate exercise, so answer is A only. Clear everybody?
Chalo, coming to the next question, the main cause of increased blood flow to exercising muscle is due to option A, raised blood pressure, option B, vasodilation due to local metabolites, option C, increased sympathetic discharge to the peripheral vein, option D, increased heart rate. The main cause of increased blood flow to the exercising muscle is, jaldi jaldi answer karo, I will be back in 1 minute. The main cause of increased blood flow to the exercising muscle is vasodilation due to local metabolites. 50% of increased blood flow to the exercising muscle is due to accumulation of this local metabolites. Okay? Answer is B. Increased sympathetic discharge is also true, but the question is asking about the main cause. The main cause is vasodilation due to local electrolyte. And 30% increase in blood flow is also due to increase in atrial blood pressure. This is minor cause. Sympathetic discharge increase हो रहा है, but the major cause is vasodilation due to local electrolytes. ठीक? चलो. Next question. All are true regarding blood supply increase in muscle during exercise except option A, decrease beta adrenergic stimulation, option B, local metabolites, option C, increase atrial pressure, option D, cholinergic stimulation. All are the true except very good, Dr. Asha. Rest of the person answer this question. All are true regarding increased blood supply during exercise except. Very good, Dr. Akriti. All are true regarding blood supply increase in muscle during exercise except. Yes, answer is A. लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से होता है, आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होता है, कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन, एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन, all these causes increase blood supply increased, not decreased beta adrenergic stimulation. Increased beta adrenergic stimulation causes increased blood flow. Next question, strengthening muscle exercises, isotonic, isometric, aerobic, none. Strengthening muscle exercises. Strengthening muscle exercises. Both isotonic and isometric exercise are strengthening muscle exercise. Both strengthen our muscle. Answer is both. Next question. Sprinter gets its immediate energy from glycogen, fatty acid, creatine, phosphate. Session में discuss किया था हमने, याद है?
sprinter gets its immediate energy from? Very good, Dr. Venkatesh. Very good, Dr. Blue Sky. Rest of the person answer this question. Everybody answer this question. Sprinter gets its immediate energy from? Very good everyone. हमारा creatinine phosphate initial 8 to 10 second के लिए जो energy provide होती है that is from the creatinine phosphate. Sprinting यानी short distance running. So उस समय energy कहाँ से provide होती है? That is from creatinine phosphate. Very good everyone. Coming to the next question. In severe exercise, decrease in pH is due to respiratory acidosis. Excuse me, respiratory acidosis, lactic acidosis, hydrogen ion retention, bicarbonate excretion. Chalo, everybody answer this question. In severe exercise, there is decrease in pH. It is due to. Easy hai ye to? Everybody answer this question. In severe exercise, decrease in pH is due to. सीवियर एक्सरसाइज में क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिड सीवियर एक्सरसाइज में क्या होगा? हमारा मेटाबोलाइट्स का ब्रेकडाउन होगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड क्या करेगा? दैट रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन पीएच ड्यूरिंग सीवियर एक्सरसाइज. आंसर इज बी. दिस इज द लीडरबोर्ड. वेरी गुड एवरीवन. Coming to the next question. Isocapnic exercise is breathing for short duration against resistance, breathing for decreased volume of ventilation, breathing of increased volume of ventilation for long period. Option D, breathing of decreased volume for long period. Isocapnic exercise is. Very good, Dr. Martin. Rest of the person answer this question. Isocapnic exercise. Isocapnic exercise. Very good, Dr. Hirsch. Rest of the person answer this question. Isocapnic exercise is. See, it is isocapnic exercise हमारे breathing muscle training के लिए होते हैं. They are exercise for our breathing muscle, and this is for increase the volume of ventilation for longer period. ठीक है, टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा. आइसोकैप्निक एक्सरसाइज ब्रीदिंग मसल ट्रेनिंग के लिए होते हैं एंड दिस इज टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वेंटिलेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक, चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज कॉजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल आफ्टर हाफ मिनट. Excuse me. Option B, increase in cerebral blood flow due to increase in systolic blood pressure. Option C, increase in body temperature. Option D, decreased oxygen consumption. Shall everybody answer this question? Exercise causes which of the following? Very good, Dr. Martin. Rest of the person answer this question. Exercise causes which of the following?
Very good, Dr. Trexit. The rest of the person answer this question. See, this is the leaderboard. हमारा एक्सरसाइज के समय क्या होता है, ब्लड फ्लो टू द मसल इंक्रीजेस इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज. सो आफ्टर 1 मिनट नहीं, इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. Increase in cerebral blood flow due to increase in systolic blood pressure. Cerebral blood flow is auto-regulated during exercise due to the blood-brain barrier. Increase in body temperature, yeah, correct है. हमारा एक्सरसाइज में BMR इंक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज. Increased oxygen consumption will be there. Increased ventilation will lead to increased oxygen consumption, not decrease. So answer is only and only C. Clear, everybody? Sure. Coming to the next question. All except are the feature of exercise. Left shift or ODC, increase blood supply to the muscle, increase stroke volume, increase oxygen extraction. All except are the feature of exercise. Option A, left shift of ODC. Option B, increase blood flow to the muscle. Option C, increase stroke volume. Option D, increase oxygen extraction. Very good, Dr. Vankatesh. Very good, Dr. Mohammed. Very good, Dr. Blue Sky. Rest of the person answer this question. All are feature of exercise except very good, everyone. क्या होता है हमारा ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, ओडीसी कर्व हमारा राइट को शिफ्ट होता है, नॉट द लेफ्ट. राइट शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन में क्या चेंज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. दीज ऑल कॉजेज राइट शिफ्ट ऑफ ओडीसी कर्व टू कॉज द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो आंसर इज ए. क्लियर एवरीबडी? Coming to the next question, aerobic capacity is increased by prolonged exercise routine, strenuous exercise routine, regular 3-minute exercise. Option D is spurt of exercises. Aerobic capacity is increased by, very good, Dr. Mamta. Very good, Dr. Martin. Very good, Dr. Mohammed. Rest of the person answer this question. Aerobic capacity is increased by, everybody answer this question. Aerobic capacity is increased by this is the leaderboard. Very good, everyone. Aerobic capacity कैसे increase कर सकते हैं, shorter duration का exercise prolonged duration के लिए, prolonged period के लिए अगर करते हैं, shorter duration होना चाहिए and prolonged period होना चाहिए, तो aerobic capacity increase हो जाएगी. So regular 3-minute exercise will increase our aerobic capacity. Clear? Next question, exercise is also prescribed as an adjuvant treatment of depression, most probably at by. Option A, increase pulse pressure. Option D, improving hemodynamics. Option C, rising epinephrine level. Option D, inducing good sleep. Chalo, everybody answer this question. Exercise is also prescribed as adjuvant treatment for the depression, most probably act by.
वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर सही है. दिस इज द लीडर बोर्ड ऑफ टुडेज सेशन. वेरी गुड डॉक्टर मार्टिन, वेरी गुड डॉक्टर ब्लू स्काई, वेरी गुड डॉक्टर आकृति. एक्सरसाइज के टाइम में हमारा एपिनेफ्रिन रिलीज होता है एंड दिस एपिनेफ्रिन हेल्प इन क्योरिंग द डिप्रेशन. सो आंसर इज सी. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स थे एक्सरसाइज से रिलेटेड. हमारी बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. नट सेल में रिवाइज करते हैं टॉपिक को, बिल्कुल ध्यान से देखना. काफी लोग आज लेट से ज्वाइन किए थे. नट सेल में रिवाइज कर रहे हैं, जो पॉइंट आपका स्किप हुआ था देख लेना. एक्सरसाइज बेसिकली 2 टाइप का होता है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक. आइसोटोनिक टोन रिमेन सेम, यानी टेंशन रिमेन सेम, मसल का टेंशन सेम रहेगा. ये कब होता है? जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो होता है. आइसोमेट्रिक, एज द नेम सजेस्ट, लेंथ रिमेन सेम. मीटर स्टैंड फॉर लेंथ. लेंथ रिमेन सेम, टेंशन विल इंक्रीज. ये कब होता है? जब हम वॉल को पुश करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय क्या है कि हमारा लेंथ ऑफ मसल रिमेन सेम while the tension in our muscle generated will increase. So these are basically 2 type of exercises. अब बात करते हैं एनर्जी की. तो एनर्जी हमारा 3 सिस्टम से आता है. फॉस्फोक्रेटिनिन सिस्टम से, ग्लाइकोलाइसिस लैक्टिक एसिड सिस्टम से, एरोबिक सिस्टम से. फॉस्फोक्रेटिनिन सिस्टम 8 to 10 सेकेंड तक एनर्जी प्रोवाइड करता है and that's why it is useful for only short bursts of muscle power. यानी स्प्रिंटिंग की जैसे हमने बात की थी, 10 मीटर रन, 100 मीटर रन हो, शॉर्ट डिस्टेंस रन हो, वहां पे एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है फॉस्फोक्रेटिनिन सिस्टम. ग्लाइकोलाइसिस लैक्टिक एसिड सिस्टम में क्या होता है? हमारा जो भी ब्रेकडाउन होता है दैट इज वाया एनारोबिक प्रोसेस. तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है एंड लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फटीग. आफ्टर दैट एरोबिक सिस्टम आवर बॉडी में स्टार्ट हो जाता है. अब जो मेटाबॉलिज्म होगा दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज होगा एंड एनर्जी हमारा सस्टेन टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. क्लियर? ये एनर्जी के सोर्सेज हो गए. अब हम ब्लड फ्लो की बात करते हैं. स्केलेटल मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है 20 फोल्ड्स टू द नॉर्मल. इसमें एक टर्म था कि इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज, व्हेन वी थिंक ऑफ एक्सरसाइज, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है एंड दिस इज ड्यू टू साइकिक स्टिमुलेशन. अब आते हैं व्हाट ऑल आर द कॉजेस फॉर इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल. हमारा वेजोडाइलेशन होता है. क्यों होता है? क्योंकि हमारा जब एक्सरसाइज होता है तो मेटाबॉलिज्म होगा हमारी बॉडी में. मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड लैक्टेट. दीज ऑल कॉजेस वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड जिसकी वजह से स्केलेटल मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है. इट इज 50% रिस्पॉन्सिबल. 30% इज ड्यू टू इंक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. एड्रिनर्जिक सिस्टम हमारा स्टिमुलेट होता है, कोलिनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है. ऑल दीज कॉजेस इंक्रीज ब्लड फ्लो. अब आते हैं हम कार्डियोवास्कुलर में. कार्डियोवास्कुलर में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो होता है. ठीक है, किडनी में ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है. ओके, द किडनी में डिक्रीज होता है. हमने ऑप्शन में शायद किडनी कर लिया था, इसको करेक्ट कर लेना. लिवर में, किडनी में एंड स्प्लीन में डिक्रीज होता है. इंक्रीज ब्लड फ्लो कहाँ होता है? स्केलेटल मसल में, स्किन में, हार्ट में. ठीक. एंड हमारा सेरेब्रल सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं तो इट इज ऑटो रेगुलेटेड, इट इज मेंटेन. क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर कैन नॉट क्रॉस दैट. ठीक है. कार्डियक आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है. कार्डियक आउटपुट क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज. इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज, व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एक्सरसाइज, हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है एंड इट इज ड्यू टू इंक्रीज हार्ट रेट. हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे proprioceptor in a joint is responsible and this increase in heart rate even before start of exercise is known as anticipatory tachycardia. ठीक है, याद रहेगा टर्म. तो इसमें हमने पढ़ा था कि कार्डियक आउटपुट रेस्टिंग कंडीशन में 5 लीटर पर मिनट होता है. हमारा एक्सरसाइज में इट कैन रीच टू द 30 लीटर पर मिनट, बट 15 लीटर पर मिनट तक हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है. आफ्टर दैट स्ट्रोक वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. आफ्टर दैट जो भी हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है दैट इज ओनली ड्यू टू इंक्रीज्ड हार्ट रेट. ठीक. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है. ब्लड प्रेशर में क्या चेंज होता है? इसमें हमने जो समरी पढ़ी थी कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस लैटर ऑन.
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया। अब लास्ट हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज होता है। Even before start of exercise, pulmonary ventilation increases, and this is known as anticipatory tachycardia. And this is also due to proprioceptor present in our joint. तो हमारा ventilation increase होगा, तो oxygen going to our lung will increase. Carbon dioxide wash out from the lung will increase. So ventilation की वजह से क्या होगा? Increase ventilation की वजह से oxygen consumption increase होता है. Carbon dioxide output also increases. Mild to moderate exercise तक partial pressure of oxygen, carbon dioxide and H plus ion remain same. ठीक है, सीवियर एक्सरसाइज में ये चेंज होता है, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में these three parameter remain same, so the chemoreceptor are not stimulated. तो यहाँ पे जो हमारा वेंटिलेशन इंक्रीज हो रहा है, that is only and only due to the proprioceptor present in our joints. ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में केवल हमारा proprioceptor रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन 3 फेजेस में इंक्रीज होता है। फेज 1 जिसमें हमारा एब्रप्ट इंक्रीज होता है रेस्पिरेटरी रेट का। फेज 2 इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। फेज 3 में हमारा रेस्पिरेटरी रेट वेंटिलेशन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फेज 1 में इट इज ड्यू टू न्यूरल रिस्पॉन्स। फेज 2 में क्या होना शुरू होता है? हमारा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है हाइड्रोजन आयन। कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा एक्सरसाइज में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड की वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेशन होगा। हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? हमारा सेंट्रल कीमोरेसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, वेंटिलेशन इंक्रीजेस। ठीक है, फेज 2 में इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन एंड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। ठीक, इसमें हमने पढ़ा था नेक्स्ट की ऑक्सीजन अपटेक बाय द लंग इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन अपटेक इनिशियली हमारा स्टोर्ड साइट, जो हमारी बॉडी में जहां पे ऑक्सीजन स्टोर्ड है वहां से यूज्ड अप हो जाता है, एंड दैट लीड टू द ऑक्सीजन डेप्थ आउट देयर। So what happened after the end of exercise? भी हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय लंग is increased, and this is to pay this oxygen debt. To repay this oxygen debt, at the end of exercise भी oxygen consumption increase होता है, and this phenomena is known as excessive post exercise oxygen consumption. ठीक है, see this is the diagram. हमारा start of exercise में stored site से oxygen use हो जाएगा and it lead to oxygen debt, and at the end of exercise भी हमारा oxygen increase है, oxygen consumption by lung is increased to repay this oxygen debt. This is known as excessive post exercise oxygen consumption. ठीक है, लास्ट चीज हमने पढ़ा था ओडीसी कर्व। ओडीसी कर्व क्या होता है? राइट शिफ्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू एक्सरसाइज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन carbon dioxide increase करेगा, hydrogen ion concentration will increase, hypoxia will be there, accumulation of 2,3 diphosphoglycerate will be there, and that causes a right shift of ODC curve, and that causes unloading of oxygen. ठीक, क्लियर हुआ? सो नक्सल में हमने रिवाइज कर लिया है, बाकी आप एक बार खुद भी रिवाइज कर लेना। क्लियर हुआ आज का सेशन? एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर? चलो, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन डू शेयर, जितना ज्यादा शेयर करोगे क्लास उतनी ज्यादा इंटरेक्टिव होगी। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, नीट फिजियोलॉजी और अनअकैडमी फिजियोलॉजी से सर्च कर लीजिए। इस पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे एंड आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट हमारी स्पेशल क्लासेस होंगी वो नेक्स्ट मंथ से होंगी, इस मंथ की क्लासेस खत्म होती है। अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, डू यूज दिस रेफरल कोड डॉक्टर निधि टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन। चलो, आज का सेशन ये एंड होता है। होप यू ऑल लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट मंथ।